हेलो एवरीवन। आज हम मुस्लिम लॉ करेंगे और ये मुस्लिम लॉ की जो वीडियो है ये सिर्फ एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से है, ये सेमेस्टर पर्सपेक्टिव से नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप DLLB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें 2 प्लान्स हैं और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप इसे सब्सक्राइब करना चाहें तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लॉ में हमें ये देखना है कि मुस्लिम जो है वो मतलब कौन है, उनकी जो वो किस तरह से होते हैं, क्या उनको, जैसे कि वो हमने देखा था हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू कौन है, हिंदू को किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है हिंदू रिलीजन को। तो मुस्लिम क्या है, इसमें मुस्लिम बाय बर्थ होते हैं और बाय बर्थ के अलावा बाय कन्वर्जन। जैसे कि हमने देखा था कि जो मुस्लिम हिंदू होते हैं, कोई भी पर्सन हिंदू में अपना जो है रिलीजन है उसको कन्वर्ट करवा सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अगर हम शरीयत को देखें तो शरीयत लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी एक पेरेंट्स, मान लो हस्बैंड और वाइफ में से वाइफ या हस्बैंड कोई एक मुस्लिम है और दूसरा हिंदू है, तो यहाँ पे वो जो चाइल्ड होगा वो कैसे कंसिडर किया जाएगा, वो मुस्लिम कंसिडर किया जाएगा। और जैसे हस्बैंड मुस्लिम है, वाइफ जो हस्बैंड है वो मुस्लिम है और जो वाइफ है वो हिंदू है, तो यहाँ पे जो चाइल्ड है वो चाइल्ड मुस्लिम कंसीडर किया जाएगा। वहीं पर अगर हम हिंदू लॉ में बात करें तो हिंदू लॉ में क्या होता है कि अगर एक पेरेंट्स हिंदू है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर एक पेरेंट्स हिंदू है और दूसरा पेरेंट्स हिंदू नहीं है, तो ऐसे केस में बच्चे को किस तरह से बड़ा किया गया है, बच्चे को किस तरह से पाला गया है, ये देखा जाएगा। अगर उसको एज ए हिंदू पाला गया है तो वो जो चाइल्ड है वो कंसिडर किया जाएगा हिंदू। तो ये जो रूल है मुस्लिम लॉ का, ये एक सब्जेक्ट है हिंदू लॉ का, तो उसको हम देखते हैं। अब इसमें देखना होगा हमें, कुछ हम सोर्सेज को देखेंगे। सोर्सेज जनरली हमारे जो प्राइमरी सोर्सेज हैं और सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो ज़रूरी है। इसके बाद जो स्कूल्स आते हैं, स्कूल्स पे एंट्रेंस लेवल पे इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उस पर हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सोर्सेज की। प्राइमरी सोर्स में सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जो मुस्लिम लॉ में सोर्स होता है वो होता है कुरान का। इसमें जो है प्राइमरी सोर्स, इसे जो क्या बोलते हैं, इसे शरिया सोर्स भी बोलते हैं, शरिया सोर्स भी बोलते हैं। तो कुरान जो है वो फर्स्ट सोर्स है मुस्लिम लॉ का स्टार्टिंग के टाइम से, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसकी ही है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो कुरान है ये डिवाइन ऑरिजिन तो है, इसके साथ साथ फर्स्ट सोर्स के साथ ही अनचेंजेबल है और अथॉरिटेटिव है, यानी कि इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते और ये बिल्कुल अथॉरिटेटिव है। अब इसके साथ यहाँ पे अहादीस, ये क्या होता है, ये जो प्रोफेट्स हैं, प्रोफेट्स के ट्रेडिशंस जो हैं उनको यहाँ पे क्या किया गया है, इकट्ठा किया गया है। तो उनके ट्रेडिशंस जो है वो प्राइमरी सोर्स में हमारा सेकंड सोर्स है। इसके बाद है हमारा इज्मा। इसमें जो है अनएनिमियस जो डिसीजंस होते हैं ज्यूरिस्ट के, जिनके व्यूज़ नहीं मैच करते, उन सभी ज्यूरिस्ट के व्यूज़ को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, तो ये इज्मा है। इसको भी हम एज अ सोर्स यूज़ करते हैं जब मुस्लिम लॉ हमें बनाना है। अगर हम देखें मुस्लिम लॉ, तो मुस्लिम लॉ में ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऐड हम क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे एक रीज़न होता है। तो यहाँ पे समटाइम्स जो होता है, ऐसा होता है कि जो मेजॉरिटी डिसीजन होता है या जो फाइनल डिसीजन हेल्ड हुआ होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सही हो। आपने देखा होगा कि कुछ जजमेंट्स ऐसी होती हैं जो इन फ्यूचर चेंज हो जाती हैं, वो ओवर रूल्ड हो जाती हैं। समटाइम्स सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी जजमेंट को ओवर रूल कर देता है। तो यहाँ पे जो इज्मा है, इज्मा को भी किया है, और कियास यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी में पहले से है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 3 ऊपर के हमने देखे, ये जो तीनों सोर्सेज हैं ये सोर्सेज साइलेंट है, तो इनको जो है कियास के थ्रू यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कुछ सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज कब काम आते हैं, तब हम देखेंगे सेकेंडरी सोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी सोर्स। अगर हमें प्राइमरी सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है या जब हमें उन्हें कंसीडर करना है तो हमें जो है उसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो उनकी एब्सेंस में ही हम सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमारे सेकेंडरी सोर्स में हम देखते हैं उर्फ दैट इज़ कस्टम। कस्टम यहाँ पे हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, कोई सा भी लॉ हो, कोई सा भी फैमिली लॉ हो, तो उसमें जो है कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि
क्योंकि कस्टम में हमें सर्टेनिटी, यूनिफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, कॉन्टीन्यूटी भी देखने को मिलती है। और इसके साथ यहाँ पे हम कस्टम जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो एक्ट पर, कोई भी एक्ट हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो या मुस्लिम रिलेटेड कोई एक्ट हो, उन पे कस्टम हमेशा प्रिवेल करता है। इसके बाद जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजन जैसे आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक जो है, अगर हम देखें तो मुस्लिम लॉ में अलाउ था, लेकिन काफ़ी अभी हम डिस्कस करेंगे, उस जजमेंट का नाम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि ट्रिपल तलाक जो है वो उसको एक तरह से क्या बोला कि पनिशेबल कर दिया गया। तो यहाँ पे जुडिशियल डिसीजंस के से भी हमें क्या मिलते हैं, सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद लेजिस्लेशंस आते हैं, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइन। तो यहाँ पे जैसे मुस्लिम लॉ में जो प्रिंसिपल है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइन का, तो इन्हें भी एक सोर्स के तौर पे देखा जाता है। तो इसमें कुछ स्कूल्स हैं यहाँ पे, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, तो वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, मैं आपको जनरली नाम बता देती हूँ। जैसे हनाफी स्कूल हो गया, तो हनाफी स्कूल जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम जो है यहाँ पे मेजॉरिटी में इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो हनाफी स्कूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्कूल का जो नाम था वो अबू हनीफा से पड़ा था। उसके बाद मालिकी स्कूल है, मालिकी जो स्कूल है यहाँ पे मालिकी स्कूल ये जो है मदीना से यहाँ पे आया है। इसके बाद सैफ़ी स्कूल है, सैफ़ी स्कूल ये जो है साउथ इंडिया में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है हनबली स्कूल है, हनबली जो स्कूल है ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या करता है, ये प्रोफेट मोहम्मद के ट्रेडिशन को देखता है, बट यहाँ पे इज्मा और कियास जो है उसको यहाँ पे क्या कर देता है, वो इग्नोर कर देता है। तो ये है, और जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा फॉलो होता है प्रैक्टिस में वो है हनाफी स्कूल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ और भी यहाँ पे स्कूल हैं, इमामिया स्कूल, इस्माइलिया स्कूल। तो ये स्कूल के अलावा अब हम मेजर चीज़ देखते हैं, स्कूल्स नहीं आते जनरली, मैरिजेस देखेंगे। मैरिजेस लाइक निकाह, तो मुस्लिम लॉ में क्या होता है, मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखा जाता है, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हिंदू लॉ में क्या होता है, मैरिज इज़ अ सैक्रेमेंटल, मैरिज एक सैक्रेमेंटल है, एक यहाँ पे एक संस्कार की तरह है जिसमें आपको सारे जो है वो राइट्स और सेरेमनीज हैं, राइट्स इन सबको फॉलो करने हैं। तो इसमें बट यहाँ पे मैरिज में क्या है, निकाह में दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है, इसका एक ऑब्जेक्ट होता है कि प्रोक्रिएट करना है, इसको बच्चों की लीगैलिटी बनानी है, यानी लेजिटिमेट चिल्ड्रन जो है इनको प्रोक्योर करना है। और इसके साथ यहाँ पे मेन इसका ऑब्जेक्ट यही है कि लेजिस्लेशन है एक तरह का, ये इंटरकोर्स के लिए, चाइल्ड को जो है वो चाइल्ड के बर्थ के लिए, और ये जो सोशल लाइफ है पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए कि सब कुछ अच्छे से चले, ये इसका जो है यहाँ पे मेन हम इसमें इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी यहाँ पे फुलफिल होंगे, जिससे अभी हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं मुस्लिम लॉ इसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज के इसेंशियल्स क्या हैं कि बोथ द पार्टीज़ जो हैं वो मुस्लिम होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों पार्टी जो मुस्लिम है तो ही वो वैलिड मैरिज होगी, अदरवाइज़ अगर कोई भी एक जो पार्टी है वो मुस्लिम नहीं है तो वो वैलिड कंसिडर नहीं की जाएगी। इसके अलग अलग वो है, मतलब वेरी करता है ये, बट यहाँ पे जो है कि दोनों पार्टीज आपकी मुस्लिम होनी चाहिए और इसके साथ आपकी साउंड माइंड होनी चाहिए, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो साउंड माइंड होना चाहिए। इसमें जो मुस्लिम लॉ में एज जो है, एज का क्राइटेरिया सच मेंशन नहीं है। यहाँ पे जो है अटेंडेड एज क्या बोली गई है, प्यूबर्टी की। अगर आप प्यूबर्टी की एज में जनरली जो 15 या ऐसे जो अलग अलग वेरी करती है यहाँ पे गर्ल बॉय की, तो प्यूबर्टी की जो एज है वो अटेंड करना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ऑफर होना चाहिए जिसे दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस के साथ दोनों पार्टी से कंसेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेशन पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होना चाहिए। अब हम थर्ड चीज़ देखेंगे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है उसमें एक वर्ड है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, एटलीस्ट 2 विटनेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। अब अगर हम विटनेसेस की बात करें तो विटनेसेस मस्ट बी साउंड माइंड, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है तो साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है और मेजर होना ज़रूरी है। मेजॉरिटी यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम विटनेसेस की। द नेक्स्ट थिंग इज कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, वन एंड सेम मीटिंग में होना चाहिए, सेम चीज़ पे होना चाहिए और सेम मीटिंग में होना चाहिए।
तो यहाँ पे बिल्कुल आप देखोगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आपने सारी वीडियो देखी है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट कॉन्ट्रैक्ट के हम फिलफिल करेंगे। तो यहाँ पे जो पार्टी है मेजर होना चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, बट इन केस अगर माइनर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं होगी या ल्यूनेटी की शादी नहीं होगी, ये होगी और इनकी जो कंसेंट है वो गार्जियन के थ्रू दी जाएगी। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ कैपेसिटीज़ हैं निकाह के लिए, कुछ कैपेसिटीज़ मैरिज के लिए है। दैट इज़ हमने अभी तक क्या देखा कि साउंड माइंड होना चाहिए और प्यूबर्टी की जो एज है उसे अटेंड किया होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अब देखेंगे प्रोहिबिटेड डिग्री नहीं होनी चाहिए। अब एक पर्सन जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी नहीं कर सकता। अभी हम प्रोहिबिटेड डिग्री को देखते हैं कौन कौन सी डिग्री होगी। इन केस ऑफ ल्यूनेटिक, ये भी पेंडिंग है, पहले मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी फिर मैं आपको प्रोहिबिटेड डिग्री के बारे में बताऊंगी। तो इसमें क्या है कि ल्यूनेटिक जो है, इन केस ऑफ ल्यूनेटिक और हु हैव नॉट अटेंडेड द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो जिसने अपनी प्यूबर्टी की एज नहीं ऑब्टेन की है तो उनकी जो कंसेंट है वो लीगल गार्जियंस देंगे। और एज ऑफ प्यूबर्टी अगर हम जनरली देखें तो यहाँ पे 15 के अराउंड ही कंसिडर की जाती है। तो अब इसके साथ यहाँ पे कुछ मैरिजेस हैं। तो पहले एक बार हम यहाँ पे वैलिड मैरिज देखेंगे, उसके बाद जब हम वॉइड और वॉइडेबल देखेंगे तो उसमें हम प्रोहिबिटेड डिग्रीज को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहली मैरिज जो है वो वैलिड है, जिसे सही बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप इन्हें याद कर पाओ टर्म्स को तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, अदरवाइज ये वर्ड्स भी आपके लिए अभी काम कर जाएंगी। तो वैलिड, वॉइड और इरेगुलर। वॉइड का मतलब क्या होता है कि जो वैलिड नहीं है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, वॉइड दैट। तो अब इसके बाद इरेगुलर यानी कि जो चलेगी नहीं, जो रेगुलर नहीं हो सकती। अभी इनको टॉपिक वाइज देखते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे यहाँ पे वैलिड मैरिजेस को। वैलिड मैरिजेस में क्या होते हैं कि जो नीचे की अभी रिक्वायरमेंट्स हम देखेंगे वो सभी रिक्वायरमेंट्स जब फुलफिल होंगी तो वो एक वैलिड मैरिज बनेगी। दैट इज़ वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय द अदर। एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन। आफ्टर द सेकेंड इज फ्री। यहाँ पे जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, आप कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बिल्कुल फील करेंगे। उसके बाद प्रपोजल एक्सेप्टेंस जो है वो सेम टाइम पे होना चाहिए और यहाँ पे जो है विटनेसेस होने चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मेल एंड 1 फीमेल, 2 मेल और 1 मेल और या 2 फीमेल विटनेसेस होने चाहिए जो कि मेजर और साउंड माइंड है। अगर विटनेस में मेल है तो वो एक भी चलेगा और अगर फीमेल है तो फीमेल 2 होनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे वही है कि कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीज़ें हैं, साउंड माइंड, मेजर, कैपेबल ऑफ फ्री कंसेंट। तो इसमें जो है अगर माइनर है तो वो गार्जियन इसकी कंसेंट देगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो है प्रोहिबिटेड डिग्री की बात कर रहे हैं हम। प्रोहिबिटेड डिग्री क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से कॉन्सेग्निटी नहीं होनी चाहिए। और कॉन्सेग्निटी की अगर हम बात करें, प्रोहिबिटेड डिग्री अभी मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी, तो वो ये है कॉन्सेग्निटी यानी कि रिलेशन बाय ब्लड। अगर हस्बैंड और वाइफ जो है, अगर फादर और मदर इनके 2 बच्चे हैं और यहाँ पे जो है वो दोनों ही बच्चे बाय रिलेशन जो है, ब्लड रिलेशन है, तो वो शादी नहीं कर सकते। अब इसमें यहाँ पे सेकेंड जो चीज़ क्या है कि फॉस्टरेज। फॉस्टरेज क्या होता है कि मान लीजिए एक जो विमेन है उसने क्या किया है, वो उसकी बाय ब्लड मदर नहीं है लेकिन उसने उसको जो है वो मिल्क फीड कराया है, तो यहाँ पे वो हो जाती है उसकी जब वो बेबी बहुत छोटा था, 1-2 साल से छोटा, तो यहाँ पे जब उसको मिल्क फीड कराया है तो ये क्या बन जाता है, ये कौन सा बन जाता है यहाँ पे आपका फॉस्टरेज। ठीक है। इसके बाद एफिनिटी को देखते हैं हम। अब इससे पहले यहाँ पे वॉइड मैरिज में इसको देखेंगे। एक मैरिज जो है वो पार्टी जो है, इसमें क्या है, एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होती है पार्टीज के बीच में जिसमें एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी होती है। एक वर्ड है यहाँ पे एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी की, पूरी तरह से इनकैपेबल है। तो इसमें जो है वो प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्सेग्निटी, फॉस्टरेज और एफिनिटी। तो अगर ये दोनों तीनों चीज़ें इंक्लूड हैं तो ये तीनों चीज़ें वॉइड है इनिशियो बनाएगी। और ऐसे जो बट मैरिज से अगर कोई चाइल्ड बोर्न होता है तो वो चाइल्ड लेजिटिमेट रहेगा, चाइल्ड की लेजिटिमेसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें हम देखेंगे कि एक जो मुस्लिम मैरिज है, अब मुस्लिम इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग हीज हर फॉलोइंग ब्लड रिलेशंस। फॉलोइंग ब्लड रिलेशन में यहाँ पे वो क्या है कि मैरिज करने के लिए उसको अलाउ नहीं है कि वो अपने ही असेंडेंट और डिस्केंडेंट से जो है वो हाई या सो एवर में शादी हाउ हाई सो एवर में शादी नहीं कर सकता है। डिफेंडेंट ऑफ वंस फादर एंड मदर, इनसे भी शादी नहीं कर सकता है। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ वन
वंस असेंडेंट, तो इनसे भी शादी नहीं कर सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि मुस्लिम लॉ में कोई प्रोहिबिशन मैरिज नहीं है। तो अंडर मुस्लिम लॉ देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन द मैरिज ऑफ टू कजिन्स। तो इसमें एक एफिनिटी हमने वर्ड देखा था, रिलेशन बाय मैरिज। तो एफिनिटी में जो रिलेशंस बनते हैं वो मैरिज के थ्रू बनते हैं। तो एफिनिटी में होता है कि नियरनेस होती है इसमें, और इसमें जो ये क्रिएट होता है मैरिज के थ्रू। तो मैरिज के थ्रू कैसे होता है कि असेंडेंट और डिसेंडेंट जो है वो एक की वाइफ के हैं या हस्बैंड के हैं, या वाइफ और हस्बैंड जो है खुद एक दूसरे के असेंडेंट और डिसेंडेंट हैं। तो ऐसे केस में होता है। और जो एक मैन है, यहाँ पे अगर हम देखें, अ मैन कैन मैरी, एक क्या कर सकता है, एक आदमी अपनी वाइफ की डॉटर से जो किसी और मैन से है, यानी कि जो हस्बैंड है इसकी वाइफ है, इसकी डॉटर जो है इसका फादर कोई और है, हस्बैंड टू मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों की मैरिज जो है वो कंज्यूमेटेड नहीं है। अगर कंज्यूमेटेड नहीं है तो वो इसके साथ शादी कर सकता है। अब इसके बाद हम फॉस्टरेज की बात करते हैं, जो रिलेशन बाय मिल्क होता है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद यहाँ पे प्रोहिबिटेड ये होते हैं प्रोहिबिटेड में। अब अगर इसमें हम बात करते हैं इसकी वियर चाइल्ड, ये मैंने आपको बता दिया फॉस्टरेज। अब मुस्लिम मेल कांट मैरी हिज फोस्टर मदर, फोस्टर मदर्स डॉटर, फोस्टर सिस्टर। इसके बाद यहाँ पे अगर हम सुन्नी लॉ की बात करें, अब मेल कैन मैरी हिज सिस्टर्स फोस्टर मदर, अपनी सिस्टर की फोस्टर मदर से शादी कर सकता है। फोस्टर सिस्टर्स मदर, यानी कि जो फोस्टर सिस्टर है उसकी मदर से भी शादी कर सकता है, उस फोस्टर के सन की सिस्टर से भी कर सकता है, यानी कि उसका खुद की जो है वो फोस्टर मदर नहीं होनी चाहिए, उसकी सिस्टर ब्रदर किसी और की हो सकती है। अब हम पॉलीएंड्री की अगर हम बात करें तो पॉलीएंड्री क्या होता है कि एक मुस्लिम वीमेन जो है, एक मुस्लिम जनरली इस वर्ड का मतलब क्या है, एक वीमेन के जब कई सारे हस्बैंड होते हैं, मोर देन वन हस्बैंड। तो यहाँ पे पॉलीएंड्री में क्या होता है, एक मुस्लिम वीमेन है जिसका एक हस्बैंड जो है अलाइव है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है बिना डिवोर्स दिए। और जो इसी के अगर हम अपोजिट देखें तो पॉलीगामी जो है, यहाँ पे 4 शादी मेल को अलाउ है, 5वीं अलाउ नहीं है। अब इसके साथ होती है इरेगुलर मैरिज। इरेगुलर मैरिज में क्या होता है कि इफ़ देयर इज़ एनी इलीगैलिटी इन द मैरिज, अगर मैरिज में कोई इलीगैलिटी है तो यहाँ पे क्या होगी, वो रिमूव्ड हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, इसे इरेगुलर बोलते हैं, जिससे आप हल्का फुल्का वॉइडेबल की तरह समझ सकते हो। मैं इसको पूरा कंपेयर नहीं करी वॉइडेबल से, बट आप इसको समझने के लिए समझ सकते हो कि जिस तरह से वॉइडेबल होता है। तो ये इलीगैलिटी ऑफ मैरिज है। अगर कोई मैरिज में इलीगैलिटी आती है तो यहाँ पे वो रिमूव्ड हो जाएगी और मैरिज इरेगुलर हो जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे इलीगैलिटी जो है, इरेगुलरिटीज जो है यहाँ पे, इसके अंदर की जो इलीगैलिटी वो हट जाती है, जिससे वो जो मैरिज है वो वैलिड भी हो जाती है। तो ये बिल्कुल इसी के तरह है। अब इसके साथ यहाँ पे अनलॉफुल कंजक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो मेल है वो एक ही टाइम पे 2 ऐसी वाइफ से शादी क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, जो बाय क्या हो कि एफिनिटी, फॉस्टरेज और कॉन्सेग्यूनिटी के थ्रू एक दूसरे से रिलेट कर रही हो। तो अगर इसमें से कोई भी जो है, इफ़ एदर ऑफ देम हैड बीन मेल दे कुड नॉट हैव इंटर मैरिड। तो यहाँ पे जो है मैरिज विद द 5th वाइफ ये अलाउ नहीं है, सिर्फ 4 वाइफ तक जो है वो अलाउ है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या है कि मैरिज विदाउट विटनेसेस, यहाँ पे ये भी अलाउ नहीं है, ये इरेगुलर हो जाएगी। मैरिज विदाउट हिज कंसेंट भी इरेगुलर होगी, और मैरिज विद नॉन मुस्लिम भी इरेगुलर होगी। तो यहाँ पे इसके बाद क्या है, एक जो सुन्नी मेल है वो क्या कर सकता है, जैव और क्रिश्चियन से मैरिज कर सकता है, जैव और क्रिश्चियन से मैरिज कर सकता है, बट नॉट टू एन आइडियल हिंदू, किसी आइडियल हिंदू या फायर वर्शिपर से शादी नहीं कर सकता। ये सुन्नी लॉ है। मुस्लिम लॉ में भी शिया और सुन्नी में डिफरेंसेस हैं। तो एक जो सुन्नी फीमेल है वो एक नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। एक मुस्लिम जो है, मुस्लिम मेल जो है वो कर सकता है नॉन मुस्लिम से, बट जो फीमेल है वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक जो चीज़ है इद्दत पीरियड की मैं आपको बता देती हूँ। इद्दत पीरियड में क्या होता है कि अगर डिवोर्स होता है, मिनी मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, तो मैरिज अगर ड्यूरिंग इद्दत पीरियड हो रही है तो वो भी इरेगुलर होगी। तो इद्दत एक पीरियड होता है कि जब जो एक वाइफ होती है सॉरी, तो उसका डिवोर्स हो जाता है। तो डिवोर्स के बाद उसको इद्दत पीरियड में रखा जाता है अराउंड 3 मंथ, ये देखने के लिए कि कहीं वो जिस हस्बैंड से उसका डिवोर्स हुआ है तो उससे वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो प्रेग्नेंट है तो वो बच्चे की लेजिटिमेसी के लिए यहाँ पे वो क्या किया जाता है, ये इद्दत पीरियड रखा जाता है।
और यही इद्दत पीरियड अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसकी विडो को यहाँ पे 4 महीने 10 दिन तक इद्दत पीरियड में रहना पड़ता है। तो यहाँ पे इद्दत पीरियड का सिर्फ यही पर्पस होता है कि अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके चाइल्ड की लेजिटिमेसी पता चल जाए, और इसके साथ ही अगर वो मैरिज जो है वो कंज्यूमेटेड नहीं हुई है, अगर कंज्यूमेटेड नहीं है वो मैरिज, तो यहाँ पे इद्दत पीरियड जो है उसको ऑब्जर्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इद्दत पीरियड का यहाँ पे इद्दत पीरियड की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।